हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। बट उससे पहले आप सभी को बता दूं कि बहुत जल्द हम एयरफोर्स Y ग्रुप के लिए रागा के प्रैक्टिस सेट्स लाने वाले हैं। सो हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरीके से अपना प्यार, अपना सपोर्ट जो है बनाए रखिए। और आपके जितने भी फ्रेंड्स एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को जो है ढूंढ कर ले आइए प्रैक्टिस सेट सोल्व करने के लिए। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। डायरेक्शन 1 to 3 है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। नंबर 1 इज द वर्ड बेनफुल मीन्स। तो बेनफुल का मतलब आपको बताना है। तो बेनफुल का मतलब क्या होता है? बेनफुल का मतलब हो जाएगा आपका एविल, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब क्यों? क्योंकि देखिए, बेनफुल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो किसी का बुरा करती है। ठीक है, किसी का बुरा करना या फिर किसी को हार्म करना, वो आपका कहलाता है बेनफुल, यानी कि इविल आप उसको बोलेंगे इंग्लिश में। इसके बाद नंबर 2 है द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू मैसी इज, यानी कि मैसी का अपोजिट वर्ड आपको बताना है। तो मैसी का मतलब क्या होता है? मैसी का मतलब होता है गंदा। तो गंदे का अपोजिट क्या हो जाएगा? कोई भी चीज़ साफ सुथरी होना, क्लीन होना। और क्लीन के लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? तो आपका वर्ड आ जाएगा ऑर्डरली। ठीक है, ऑर्डरली का मतलब होता है क्लीन या फिर कहिए साफ सुथरा। अब एक चीज़ आप देखिए, आपका रूम है वो बिखरा पड़ा है, गंदा हो रहा है। ठीक है, सब सामान इधर उधर बिखरे पड़े हैं, तो उसको बोलते हैं मैसी रूम। ठीक है, यानी कि गंदा है वो कमरा। अब आपने क्या किया कि उसके जो सामान थे सबको अपनी अपनी जगह पर जो है रख दिया है, ऑर्डरली अपने रूम को सेट कर दिया है। तो यानी कि आपने क्या किया? अपने अपने रूम को क्लीन किया है, साफ सुथरा बनाया है। क्लियर? तो मैसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑर्डरली हो जाएगा। इसके बाद नंबर 3 द वर्ड काजोल मीन्स। तो काजोल का मतलब आपको बताना है। तो यहाँ पर काजोल का मतलब क्या होता है? मीठी बातों से बहलाना या फुसलाना। इंग्लिश में बोलेंगे फ्लैटर। ठीक है, फ्लैटरिंग जब आप करते हैं तो क्या करते हैं? झूठ मूठ की तारीफ करते हैं या कुछ भी मीठी बातें करके जो है बहलाते हैं या फुसलाते हैं, तो उसको बोलेंगे फ्लैटर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं अदर वर्ड्स की बात करूं तो देखिए, नंबर ए है आपका फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का मतलब क्या होता है? अकड़ना या फिर अपनी शान दिखाना। इसके बाद मोरस। मोरस का मतलब होता है उदास। ये वर्ड मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इसके बाद डायरेक्शन 4 to 5 है आपका गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स और सेंटेंसेस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एंड नंबर क्वेश्चन 4 इज वन हु इज नॉट इजीली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि किसी भी चीज़ से आसानी से खुश नहीं होता, प्लीज नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं फास्टिडियस। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स XY ग्रुप के एग्जाम में मोस्टली ये वर्ड देखा गया है, फास्टिडियस। आप इसको जो है गांठ बांध लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए होने वाला है। क्लियर? तो यानी कि एक ऐसा इंसान जिसको हर चीज़ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, वो किसी भी चीज़ से जल्दी से खुश नहीं होता, उसको बोलते हैं फास्टिडियस। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, यानी कि एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसकी स्पेलिंग गलत है। तो देखिए, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका फ्रेग्रेंस। तो फ्रेग्रेंस की स्पेलिंग में मिस्टेक है, और मिस्टेक क्या है? तो यहाँ पर जो आपका एस है इसकी जगह सी आ जाएगा, और ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। फ्रेग्रेंस की स्पेलिंग गलत है। इसके बाद डायरेक्शन 6 to 7 है चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। अब देखिए, यहां पर है ही विद हिज फ्रेंड्स डैश फॉर होम टुनाइट। एक चीज मैंने आपको कंजक्शंस में बताई थी कि अगर जो है विद के साथ 2 सब्जेक्ट्स या फिर 2 नाउन जुड़े हों तो उसमें आप वर्ब को कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो जो उसमें वर्ब यूज़ की जाती है, जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है, वो आपकी फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है। ठीक है, अगर आपकी फर्स्ट नाउन सिंगुलर है तो आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर फर्स्ट नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो देखिए, ही विद हिज फ्रेंड्स। अब टुनाइट की बात की गई है तो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो जाती है कि प्रेजेंट की बात है। ठीक है, टेंस जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। अब बात आती है प्लूरल और सिंगुलर की। तो देखिए, विद से आपके 2 जो है नाउन्स जुड़े हुए हैं, तो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी, और ही क्या है? एक सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, इज लिविंग, यानी ही विद हिज फ्रेंड इज लिविंग फ्रॉम होम टुनाइट, यानी वह और उसके दोस्त आज रात घर से निकल रहे हैं। ठीक है, इज क्यों आया? क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है, जो
आपका नाउन है ये सिंगुलर है। और आईएनजी इसलिए आया क्योंकि देखिए यहाँ पर कंटिन्यूअस प्रेजेंट की बात की जा रही है, इसलिए इज लिविंग यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। क्लियर। इसके बाद नंबर 7 इज माई सीजर्स डैश शार्प। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, माई सीजर्स डैश शार्प। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, माई सीजर्स आर नॉट शार्प। क्योंकि देखिए सीजर क्या है, सीजर आपकी एक ऐसी नाउन है जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसका सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। अब क्योंकि सीजर्स आपका प्लूरल है तो वॉज नहीं आ सकता, विल नहीं आएगा क्योंकि आपकी जो है सीजर जो है फ्यूचर की बात यहाँ पर नहीं की जा रही, और दूसरी बात है आपका जो सीजर्स है वो प्लूरल है, तो यहाँ पर आपका आर नॉट जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द फ्रेज टू पुट वंस हैंड टू द प्लग मीन्स, यानी कि किसी के हाथ को प्लग के वहाँ मतलब प्लग में पुट कर देना, वो क्या कहलाएगा। तो देखिए इसका सिंपल सा मतलब है टू टेक अ डिफ़िकल्ट टास्क, यानी कि कोई मुश्किल काम ले लेना, उसको हम बोलते हैं टू पुट वंस हैंड टू द प्लग, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि ये ईडियम है तो ये आपको याद करना होगा क्योंकि इसके पीछे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसके बाद नंबर 9, when the words or phrases in poetry or prose flow in a systematic way it means, यानी कि एक पोएट्री में, ठीक है, यानी कि एक कविता में या फिर एक फ्रेज में जो वर्ड्स हैं जब वो सिस्टमेटिक वे में फ्लो करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस आपके रिदम, एम्पैथी, ओनोमेटोपिया, मेलोड्रामा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रिदम। ये चीज़ आप भी जानते हैं काफ़ी ज़्यादा इजी है, ठीक है। जब कोई पोएम को बहुत ही ज़्यादा फ्लो में बोला जाता है तो यानी एक रिदम बन जाती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रिदम बोलते हैं। फिर देखिए डायरेक्शंस 10 to 11 है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज इंप्रूव द पार्ट अंडरलाइन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज आई विल मीट यू आफ्टर आई शैल अराइव। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए आई विल यानी जो आपका सेंटेंस है वो फ्यूचर का है, और फ्यूचर में दो काम लगातार हो रहे हैं। पहला काम क्या हो रहा है, मेरे आने का, ठीक है, और दूसरा काम होगा फिर मिलने का, तुमसे मिलने का, ठीक है। तो फ्यूचर में दो काम हो रहे हैं, और मैंने आपको बताया था टेंस में कि अगर फ्यूचर में दो काम होंगे तो आपका जो काम पहले हो रहा है वो प्रेजेंट में बनाया जाएगा, और जो दूसरा काम होगा वो फ्यूचर में बनाया जाएगा। तो पहले क्या हो रहा है, पहले मैं वहाँ पर आ रहा हूँ, अराइव कर रहा हूँ, तो वो जो आपका सेंटेंस है वो किस में होगा, प्रेजेंट में होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, आई अराइव। सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई विल मीट यू आफ्टर आई अराइव, यानी मेरे आने के बाद मैं तुमसे मिलूंगा। क्लियर। इसके बाद नंबर 11 है, द बॉय सेड दैट ही हैज़ रेड द बुक। अब आप अगर ध्यान से इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर आया है सेड, यानी कि आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर हैज़ जो है वो नहीं आ सकता। क्लियर। आपका पास्ट टेंस में हैज़ नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, हैड आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, द बॉय सेड दैट ही हैड रेड द बुक। क्लियर। इसके बाद नंबर 12, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। तो इनडायरेक्ट बनाना है और सेंटेंस आपका है द टीचर सेड बी क्वाइट बॉयज इज, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस की आपसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए सेड का कभी भी जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे सेड का सेड नहीं रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया आपका। इसके बाद देखिए यहाँ पर आया है कॉल्ड। तो कॉल्ड का मतलब होता है बुलाना, तो यहाँ पर क्या टीचर बच्चों को बुला रहा है, नहीं बुला रहा, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका करेक्ट हो गया। इसके बाद देखिए अर्ज्ड। तो यानी कि अर्ज्ड का मतलब क्या है, अर्ज्ड का मतलब है कहना, ठीक है। तो टीचर क्या कह रहा है, बॉयज से क्वाइट रहने के लिए कह रहा है, चुप रहने के लिए कह रहा है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर है कमांडेड। तो क्या टीचर बच्चे को कमांड दे रहा है, नहीं दे रहा, तो ये तीनों ही ऑप्शंस आपके गलत हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, द टीचर अर्ज्ड द बॉयज टू बी क्वाइट। इसके बाद नंबर 13 है, व्हाट इज द पैसिव फॉर्म ऑफ माई अंकल प्रॉमिस्ड मी अ प्रेजेंट। इसका आपको पैसिव फॉर्म बताना है, क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपका जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देना है, तो मी को जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई बन जाएगा। क्लियर। इसके बाद अब यहाँ पर जो आपका सेंटेंस है ये किस में है, देखिए पास्ट में है, ठीक है।
तो आपका जो पैसिव बनेगा उसमें भी ये चीज़ ध्यान रखिए। तो आई के साथ में क्या आएगा यहाँ पर, वाज आएगा। ठीक है, आई वॉज प्रोमिस्ड अ प्रेजेंट बाय माई अंकल, यही होगा। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट बन गया, और जो आपका ऑब्जेक्ट था मी वो आपका सब्जेक्ट बन गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पर तो जो स्टार्टिंग है वही गलत है, ऊपर से यहाँ पर टू मी, तो मी का मी जो है नहीं रहने वाला, ऑप्शन नंबर ए आपका इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने टेंस ही चेंज कर दिया, इसलिए गलत हो गया। इसके बाद नंबर डी की बात करूं तो यहाँ पर क्या है, देखिए आई वॉज प्रोमिस्ड बाय माई अंकल आ प्रेजेंट, तो इन्होंने क्या किया, देखिए बाय माई अंकल, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट था वो इन्होंने ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया, और मैंने रीज़न भी बताया कि बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं। इसके बाद नंबर 14 है चूज द करेक्ट वर्ड। सो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, बिगिनिंग की स्पेलिंग आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। सो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद नंबर 15 है गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूट और सेंटेंस है द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, यानी कि कोई इंसान है वो अनमैरिड है। ठीक है, तो उसकी स्टेट को, उस अवस्था को क्या बोलते हैं, तो उस अवस्था को बोला जाता है सेलिबेसी। क्लियर, सेलिबेसी बोला जाता है जब कोई इंसान अनमैरिड हो उसकी स्टेट को। अच्छा, बाईगैमी क्या होता है, तो बाईगैमी मैंने आपको वर्ड पावर मेड इजी की सीरीज में बताया है। बाईगैमी का मतलब होता है, देखिए बाई यानी कि दो, और गैमी का मतलब है शादी, मैरिज, तो दो शादी वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बाईगैमी। क्लियर। इसके बाद डायरेक्शन 16 to 18 है चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिलर्स आ गए यहाँ पर। अब देखिए नंबर 16 व्हेन आई डैश माई बाथ आई वेंट टू हैव अ स्लीप, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर पास्ट में दो काम हो रहे हैं। ठीक है, पास्ट में दो काम हो रहे हैं, पहला काम क्या होगा, नहाने का, और उसके बाद दूसरा काम क्या होगा, सोने का। तो जो पहला काम होगा वो होगा आपका पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा किस में होगा, सिंपल पास्ट में। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में बनाने के लिए क्या हो जाएगा, आपका पास्ट है इसलिए हैड, और परफेक्ट है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हेन आई हैड टेकन माई बाथ आई वेंट टू हैव अ स्लीप। ठीक है, इसके बाद नंबर 17 नॉट ओनली द डॉक्टर्स बट ऑल्सो द नर्सेज ऑफ दिस नर्सिंग होम डैश वेरी काइंड एंड हेल्पफुल, तो यहाँ पर देखिए आपको जो है ऑप्शंस में हेल्पिंग वर्ब्स दी गई हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स दी गई हैं, तो ये किस तरीके से आएंगी, तो मैंने आपको कंजक्शन के अंदर बताया था कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का केस। ठीक है, कि नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर दो नाउन या फिर दो सब्जेक्ट्स जुड़ेंगे तो उसमें जो आपकी उनके बाद वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, तो वो आपकी सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, यानी नॉट ओनली के बाद एक नाउन हो गया द डॉक्टर, बट ऑल्सो के बाद एक नाउन हो गया द नर्सेज ऑफ दिस नर्सिंग होम, तो द नर्सेज यानी कि क्या है, प्लूरल है, तो आपकी वर्ब भी प्लूरल आएगी, और सेंटेंस कैसा है आपका प्रेजेंट का, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। इसके बाद नंबर 18 वी एज वेल एज रवि डैश स्वीट्स। अब यहाँ पर देखिए एज वेल एज से आपके दो जो सब्जेक्ट्स हैं, दो जो आपके नाउन प्रोनाउंस हैं वो जुड़े हुए हैं, एक है आपका वी और दूसरा है रवि। तो अगर मैं वी के अकॉर्डिंग चलूँ तो आपकी सब्जेक्ट प्लूरल आनी चाहिए, रवि के अकॉर्डिंग चलूँ तो सिंगुलर। तो एज वेल एज का केस भी आपका इसी तरीके से है जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो का था। ठीक है, अगर एज वेल एज भी आता है तब भी आप क्या करेंगे, तब आप जो है यहाँ पर केस थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है। ठीक है, केस क्या है, थोड़ा सा अपोजिट हो गया। मैंने आपको ये दोनों रूल्स एक साथ बताए थे कि अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ता है तो सेकंड वर्ब जो आपकी सेकंड नाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, बट अगर एज वेल एज से जुड़ता है तो जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, जो फर्स्ट नाउन होगी उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो देखिए फर्स्ट नाउन क्या है, यहाँ पर फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है वी, यानी कि क्या है, एक प्लूरल है, तो आपकी वर्ब भी प्लूरल आएगी, यानी कि लाइक्स नहीं आ सकता, यहाँ पर लाइक आएगा। ठीक है, यानी हम और रवि, हम एज वेल एज रवि स्वीट्स को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, लाइक। इसके बाद डायरेक्शन 19 to 20 है फिल इन द करेक्ट वर्ब टू मेक अ कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि करेक्ट वर्ब आपको यहाँ पर पुट करनी है। तो नंबर 19 है द हेड मास्टर डैश टू स्पीक टू यू। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हेडमास्टर जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा।
तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर आपका जो हेड मास्टर है ये क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्लियर, हेड मास्टर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। द हेड मास्टर वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू, यानी हेड मास्टर तुमसे बात करना चाहते हैं। इसके बाद नंबर 20, द फेथफुल डॉग डैश हिज ब्लाइंड मास्टर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, एक फेथफुल जो भरोसेमंद कुत्ता है, ठीक है, जो भरोसे लायक कुत्ता है, वो क्या कर रहा है अपने ब्लाइंड मास्टर को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लेड, यानी कि वो अपने जो ब्लाइंड मास्टर है उसको रास्ता दिखा रहा है, उसको लेड कर रहा है, ठीक है, उसके एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है। क्लियर। सो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचता है या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।